बच्चों, जैसे कि हम धातु तथा अधातु चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल एंड नॉन मेटल की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। वैलेंसी भी हमने डिस्कस कर लिया है कि वैलेंसी क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। इस वीडियो में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ धातु की, यानी कि अब धातु की प्राप्ति की बात आती है कि धातु कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमें जो पढ़ना है खनिज। खनिज क्या होता है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी कि भूपर्पटी जो पृथ्वी के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम भूपर्पटी कहते हैं। इसी भूपर्पटी में सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिज में क्या होता है, तत्व और यौगिक उपस्थित होते हैं। जैसे कि कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट क्या है, खनिज है। इसमें कौन सा धातु प्रेजेंट है, कॉपर, और इसके साथ बहुत सी अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं। यानी कि खनिज में क्या होता है, धातु के साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो इस तरीके से खनिज क्या होता है ये समझ आ गया। अब सेकंड टॉपिक होता है अयस्क। अयस्क क्या होता है, कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, जिसमें से धातु को सरलतापूर्वक तथा कम खर्च पर निकाला जा सकता है, उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि जो खनिज होते हैं उनमें कुछ खनिजों में कुछ धातु बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं। तो ऐसी धातु से हम ऐसे खनिज से हम क्या निकालते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है कि वह खनिज जिसमें धातु की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और उससे धातु को सरलतापूर्वक और कम खर्च पर उससे अलग किया जा सकता है, तो उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं। जैसे हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, सिल्वर का, क्योंकि इसमें जो है ये अयस्क है लेकिन इसमें सिल्वर की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो इसे इस तरह से हम सिल्वर का इसे अयस्क कहते हैं। ऐसे क्यों पायराइट क्या होती है, ये कॉपर का अयस्क होता है क्योंकि इसमें कॉपर की अमाउंट ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें इसकी अशुद्धियों के बेस पर, क्योंकि इसके अंदर धातु के साथ साथ और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे मतलब रेत, मिट्टी, कंकड़ और भी बहुत अनावश्यक तत्व होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, जिसे हमें दूर करना होता है शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। तो अयस्क के प्रकार, अयस्क की अशुद्धियों के बेस पर अयस्क को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ऑक्साइड अयस्क। इसके जैसे नाम से ही पता चलता है इसमें जो अयस्क में अशुद्धियाँ होती हैं वो ऑक्साइड की बनी होती हैं। तो इस तरह से हमें धातु प्राप्त करने के लिए इसकी ऑक्साइड की अशुद्धियों को दूर करना होता है। ऐसे कौन से अयस्क होते हैं, जैसे बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम के अयस्क में क्या होते हैं, ऑक्साइड के अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप दूर करते हैं। यानी कि इसकी बहुत सारी मेथड्स होते हैं प्योर करने के धातुओं को, वो हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड है इसका क्यूपायराइट, यानी कि कॉपर का अयस्क है। इसमें भी ऑक्साइड की अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे हेमेटाइट, ये लोहे का अयस्क है। इसमें भी बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम दूर करते हैं शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। सेकंड अयस्क है कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट टाइप के अयस्क क्या होते हैं, इनमें कार्बोनेट की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि कैलेमाइन यानी कि जिंक का जो ऑक्साइड है, इसके अंदर कार्बोनेट की अशुद्धियाँ होती हैं। सीरूसाइट यानी कि जिसके अंदर जो धातु होती है वो लेड होती है, लेड के साथ में हमारी कार्बोनेट की अशुद्धियाँ प्रेजेंट होती हैं। सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं, इनके अंदर सल्फाइड की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि कॉपर पायराइट, कॉपर का अयस्क है, इसके अंदर सल्फाइड की अशुद्धियाँ होती हैं। आयरन पायराइट, इसमें ये लोहे का अयस्क है, इसके अंदर भी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो सल्फाइड की होती हैं, इसीलिए हम इसको आयरन पायराइट को सल्फाइड अयस्क कहते हैं। क्लोराइड अयस्क। क्लोराइड अयस्क में क्या होते हैं, क्लोरीन की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि हॉर्न सिल्वर हो गया, ये सिल्वर का अयस्क है, इसमें क्लोरीन की अशुद्धियाँ प्रेजेंट होती हैं। कार्नेलाइट भी इसी तरीके से, इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जिसमें क्लोरीन की अशुद्धियाँ प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं धातु की क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन से 3 वर्ग हैं,
जैसे फर्स्ट वर्ग आता है अत्यधिक क्रियाशील धातु, यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं कुछ। सेकंड है मध्यम क्रियाशील धातु। मध्यम क्रियाशील यानी कि मीडियम, यानी कि ना तो ये बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव होती हैं और ना बहुत लो रिएक्टिव होती हैं, तो ये मीडियम रिएक्टिव होती हैं। थर्ड टाइप आता है इसका निम्न क्रियाशील धातु, यानी कि बहुत लो या लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे कि आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, ये सक्रियता श्रेणी होती है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, या फिर हम इसको केमिकल सीरीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं उन्हें उसकी रिएक्टिविटीज़ के बेस पर अरेंज किया गया है, यानी कि हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होता है, रिएक्टिविटी घटती है, यानी कि क्रियाशीलता इनकी घटती जाती है। अभी हमने जैसे कि बात की थी कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो लो रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो मीडियम होते हैं, ना बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं ना लो रिएक्टिव होते हैं। अब इन्हें ऐसे क्लासीफाई क्यों किया गया है, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो प्रकृति में स्वतंत्र नहीं रह सकते, यानी कि फ्री स्टेट में नहीं होते, ये किसी न किसी अशुद्धि के साथ मिले होते हैं, यानी कि किसी अलग एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से जो माध्यम क्रियाशील होते हैं, यानी कि मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनमें भी अशुद्धियाँ होती हैं, ये भी फ्री स्टेट में नहीं होते। लेकिन जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये फ्री स्टेट में पाए जा सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, है ना, और सिल्वर हो गया। ये क्या होते हैं, ये फ्री स्टेट में रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए किसी अदर एलिमेंट्स के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करते, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लो रिएक्टिव होते हैं। तो अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे सीरीज़ में, तो इसमें क्या होता है, रिएक्टिविटी घटती जाती है। जैसे हम बात करें सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव की, तो लिथियम जो मेटल होता है वो सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव होता है, यानी कि वो इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, ये फ्री स्टेट में रह ही नहीं सकता। ये क्या होता है, इजीली किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, यानी कि जब भी इसे बॉन्ड क्या होता है कि आसानी से ये बॉन्ड बना लेता है। इसी तरीके से पोटेशियम होता है, पोटेशियम भी क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन ये किससे कम रिएक्टिव है, लिथियम से। लिथियम से कम रिएक्टिव है, लेकिन इससे नीचे जो एलिमेंट है कैल्शियम, उससे ये हाईली रिएक्टिव है। तो इस तरीके से जो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसमें जो सबसे ऊपर एलिमेंट्स हैं वो अपने आप से नीचे वाले एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें तो क्या होता है, जो अधिक रिएक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होती है, यानी कि ऐसा मेटल जो हाईली रिएक्टिव होता है, वो अपने से लो रिएक्टिव मेटल्स को उसके प्लेस से, यानी कि उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है और खुद बॉन्डिंग बना लेता है। क्यों बना लेता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या होता है कि सक्रियता श्रेणी, यानी कि सक्रियता यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर स्थित धातुएं अपने से नीचे स्थित धातुओं को उसके लवण यानी कि सैल्ट के विलयन में से विस्थापित कर देती है, यानी कि अलग निकाल देती है, रिमूव कर देती हैं। अर्थात अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील यानी कि रिएक्टिव धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देती है, किंतु कम क्रियाशील धातु अपने से अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। यानी कि एक तरीके से हम पावर की बात करें तो जो ऊपर स्थित होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और एक तरीके से कह सकते हैं ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और उनसे जो नीचे की तरफ मेटल्स प्रेजेंट है वो कम रिएक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि विलयन में डूबी लोहे की कीलों पर कॉपर या तांबा जम जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आयरन जो होता है यानी कि लोहा आयरन जो होता है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कॉपर प्रेजेंट है वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि आयरन अधिक रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। कैसे, देखो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें ढूंढते हैं हम आयरन का। ये आयरन क्या है, ये कॉपर से ऊपर स्थित है, यानी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, इसके सॉल्यूशन से, कॉपर के सॉल्यूशन से कॉपर को रिमूव कर देगा और इसके साइड से खुद आके रिएक्ट कर लेगा।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में लोहा या कॉपर से ऊपर स्थित है, अतः लोहा अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके सेल्ट से विस्थापित कर देती हैं। तो आ गया समझ में क्यों ऐसा हुआ है। आयरन ने कॉपर को क्यों रिमूव किया है, क्योंकि आयरन जो होता है वो अधिक रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसीलिए इजीली इसको रिमूव कर देगा और खुद इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या होता है, सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लोहे की कील पर क्या जम जाता है, कॉपर। इसी तरीके से एक और रिएक्शन की बात करते हैं हम, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सिल्वर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर सिल्वर से ऊपर स्थित है। कैसे, देखो ये कॉपर है और ये सिल्वर है, तो कॉपर ऊपर स्थित है रिएक्टिविटी सीरीज में, सिल्वर नीचे स्थित है, और ये लो रिएक्टिव एलिमेंट्स है और ये ज़्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो ये क्या करेगा, कॉपर सिल्वर को उसकी पोजीशन से हटा देगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉपर हाईली रिएक्टिव है और सिल्वर कम रिएक्टिव है। तो ये इस रिएक्शन में इस कॉपर को इसकी जगह से हटा नहीं पाता, क्योंकि ये जो सिल्वर होता है लो रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर सिल्वर से ऊपर स्थित है, अतः कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु है, इसीलिए सिल्वर कॉपर को उसके लवण वैलेंस से विस्थापित नहीं कर सकता, तो इसीलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो थैंक यू, इतना ही करेंगे इस वीडियो में।